अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो माय नेम इज़ इमरान खान। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट प्रोटीन, जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का आई थिंक 5th लेक्चर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रोटीन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या होता है, प्रोटीन कैसे बनती है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी कैसी के कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और लेक्चर को नोट करना स्टार्ट करें। सो स्टार्ट करते हैं आज हम प्रोटीन को। प्रोटीन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वर्ड प्रोटीन मीनिंग, कि इसकी मीनिंग क्या होते हैं। प्रोटीन जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड प्रो मीन बिफोर, फॉरमोस्ट। जहाँ पे भी लफ्ज़ प्रो आएगा ना, तो आज के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रो का मतलब क्या होता है, बिफोर या फॉरमोस्ट। बिफोर भी मतलब पहले होता है, फॉरमोस्ट का मतलब भी क्या होता है, पहले। ग्रीक वर्ड प्रोटियस से निकला होता है ये, जिसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस। प्राइम इम्पोर्टेंस इसको इसलिए कहते हैं ना, जब प्रोटीन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, प्रोटीन को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम है जैन जैकोब बर्जीलियस। प्रोटीन को डिस्कवर किसने किया है? बर्जीलियस ने डिस्कवर किया है। सो ये देखा गया कि प्रोटीन जो था ये हमारी बॉडी में मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म भी कर रहा था, जैसे ये बॉडी के स्ट्रक्चर्स को भी बना रहा है, बाकी बहुत सारी चीज़ों को बना रहा है। सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम इम्पोर्टेंस बोलते हैं। मतलब इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। प्राइम कहते हैं सबसे पहले, और इम्पोर्टेंस बोलते हैं अहमियत को। सो प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ। प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो प्रोटीन से बनी। हेयर्स केराटिन प्रोटीन से बनी हुई, नेल्स केराटिन प्रोटीन से बनी हुई, मसल्स मायोग्लोबिन प्रोटीन से ही बनी हुई है। सो हमारी बॉडी में मल्टीपल ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन से बनी हुई। पहली बात क्या होगी, बिल्डिंग की होगी। इसके अलावा प्रोटीन जो होती हैं ये एंजाइम को बना रही होती हैं। एंजाइम जो होते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर रहे होते हैं। सो एंजाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। हार्मोन जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेके जा रहे होते हैं। मल्टीपल फंक्शन हार्मोन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अगर वाटर के हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस ख़राब हो जाएगा, मतलब बॉडी में वाटर मेंटेन नहीं रह पाएगा। सो हमारे हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा इसकी और भी ये एनर्जी के तौर पे भी एक्ट करता है। हम जो मीट खाते हैं, मीट गोश्त, ठीक है, वो जो उस खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं, सो ये एनर्जी भी दे रहे हैं। अब प्रोटीन के मल्टीपल फंक्शंस थे, इसलिए प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, प्राइम इंपॉर्टेंस बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। पहली बात क्या है, ये ऑर्गेनिक है। क्या है ये? ऑर्गेनिक। होप कि आपको ऑर्गेनिक का तो पता ही होगा। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। या हाइड्रोकार्बन से निकलने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। सो प्रोटीन क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी बात, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायो मीन लाइफ, मॉलिक्यूल हमारे पास एटम का ग्रुप होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि हम लिविंग की बॉडीज़ के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोटीन हमारे पास ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर मास, ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर मास। इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट का आप मास देखेंगे तो उनका मास कम होता है, लेकिन प्रोटीन का अगर मास देखेंगे तो प्रोटीन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, यूजुअली फास्फोरस, सल्फर एंड समटाइम फास्फोरस। कार्बोहाइड्रेट इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो हमारे पास हमने एट द एंड काइटिन डिस्कस किया था, काइटिन के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये तीनों जो होते हैं ये मस्ट होते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और बाज़ अवकात सल्फर भी और बाज़ अवकात फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। सो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो गए, सो वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। सो प्रोटीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी। नंबर्स की अगर बात की जाए, द नंबर ऑफ प्रोटीन्स इज ऑलमोस्ट लिमिटलेस। अगर मैं किसी प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन जो होती है लिमिटलेस है,
मतलब लातादाद है, इतनी प्रोटीन है कि इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्पेसिफिक सेल की बात की जाए, ई कोली हमारे पास इस्चेरिशिया कोली एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोट्स, जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जो कि डिफरेंट डिजीज भी कॉज करवाता है, जो फ़ायदेमंद भी होता है। तो ई कोली एक बैक्टीरिया, इसके अंदर तकरीबन 800 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन अब एक टाइप की नहीं हुई, प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा अगर ह्यूमन की बात की जाए, इंसान की, ठीक है, तो इंसान के अंदर 10,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन पाई जाती हैं। सो प्रोटीन जो होती हैं किसी भी सेल में डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, बॉडी में डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए, ये चीज़ मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, हाँ प्यारे बताओ प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस क्या हो? एब्सेंट हो। जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस क्या हो? एब्सेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट बोलते हैं। क्या मतलब इस बात का? मैं आपके सामने 2 सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज दिस वन इज अ सेल और इसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए आरएनए से फैला हुआ है। कोई न्यूक्लियस नज़र आ रहा है? नहीं, दिस वन इज प्रोकैरियोट। लेकिन अगर ऐसा एक सेल हो, दरम्यान में न्यूक्लियस हो और न्यूक्लियस के अंदर से जेनेटिक मटेरियल पड़ा हो, दिस वन इज यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट, यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसकी एग्जांपल आगे बैक्टीरिया, इसमें प्रोटीन जो होती है ना, उसके एक सेल में प्रोटीन कितनी होती है? 15% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में कितनी परसेंट होती है? 18% होती है। वाटर दोनों में सेम है, कितने कितने? 70%। वाटर इसमें भी 70% है, इसमें भी कितना है? 70% है। प्रोटीन इसमें कितनी है? 15% है, इसमें कितनी है? 18%। कार्बोहाइड्रेट यहाँ कितना होता है? 3%। यहाँ पे कितना होता है? 4%। लिपिड यहाँ कितना होता है? 2%। यहाँ पे कितना होता है? 3%। बाकी चीज़ें भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटीन 15% है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 18% होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के हवाले से। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर देखी, वाटर की स्ट्रक्चर देखी, इस तरह हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड किससे बने हुए थे? मोनोसेक्राइड से बने हुए थे। प्रोटीन किससे बनी है? प्रोटीन की स्मॉल यूनिट्स क्या है? अमाइनो एसिड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने मिस नहीं करना। आपको आगे बार बार ये पढ़ना पड़ेगा कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है, एक घर किससे बनता है? ब्लॉक से बनता है ना। इसी तरह प्रोटीन किससे बनती है? दरअसल अमाइनो एसिड से मिलके बन रही होती है। सो हाँ, हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ स्टडी वो क्या है? अमाइनो एसिड है। सो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट अमाइनो एसिड कि अमाइनो एसिड क्या होता है। सो अमाइनो एसिड की डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे लिख ली है कि इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैं डेफिनेशन नहीं करवाता हूँ आपको, मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ कि अमाइनो एसिड दरअसल होता क्या है। अगर बात की जाए अमाइनो एसिड की, सो अमाइनो एसिड आप लोग जानते हो कि प्रोटीन हमारे पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का होना लाजमी है। दिस वन इज अ मीथेन। CH4 किसको बोलते हैं हम? मीथेन को बोलते हैं। इसमें कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है? चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ। एक कार्बन है तो क्या है? मीथेन है। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाए और इसकी जगह पे एक नाइट्रोजन और उसके साथ 2 हाइड्रोजन आके बाइंड हो जाए, मतलब NH2 आके बाइंड हो जाए। NH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाँ प्यारे बताओ, NH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? NH2 इज अ NH2। वैसे NH3 होता है ना, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कैसे? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हैं। 2 एज इट इज रह गए, 3 बॉन्ड से बना दिए तो 8 इसके पास पूरे हो जाते हैं। NH3 इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अमाइनो। तो NH3 से जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ बनाना है, तो इनमें से किसी एक बॉन्ड को क्या कर देगा? हटा देगा। सो दिस NH2 इज अमाइन फंक्शनल ग्रुप। NH2 को हम क्या बोलते हैं? अमाइन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अच्छा जी, एक तरफ क्या आ गया? अमाइन फंक्शनल ग्रुप आ गया। इस हाइड्रोजन की जगह पे कोई कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए, COOH। दिस वन इज COOH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। या इसको हम कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। अब ऊपर क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन। इस तरफ क्या है? NH2। एक क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे H भी हो सकता है या कोई भी रेडिकल, अल्काइल रेडिकल हो सकता है। रेडिकल का क्या मतलब होता है? या तो CH3 होगा या C2H5 होगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, इनके आगे जो नंबरिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, या C3H7 हो सकता है। तो दीज ऑल आर रेडिकल।
ये जो मेरे पास बना है ना, अच्छा मुझे बताएं, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हों, 4 डिफरेंट कंपाउंड लगे हों, 4 डिफरेंट एलिमेंट लगे हों, उसको हम क्या बोलते हैं? ये कार्बन है। देखो ऊपर हाइड्रोजन है, इस तरफ NH2 है, इस तरफ COOH है, इस तरफ रेडिकल है, अलग अलग हैं कि नहीं? तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। तो ऐसा कार्बन कि जिस पे एक तरफ NH2 ग्रुप लगाओ, दूसरी तरफ COOH लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ और साथ में कोई रेडिकल लगाओ, इसको दरअसल हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। सो अमाइनो एसिड हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हैविंग 1 अमाइनो ग्रुप, जिसमें एक क्या होगा? अमाइनो ग्रुप होगा, 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, एक उसमें क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, 1 हाइड्रोजन एटम, एक क्या होगा? हाइड्रोजन एटम होगा, एंड एन अल्काइल ग्रुप, और साथ में क्या होगा? एक अल्काइल ग्रुप होगा। ये क्या हमारे पास? अल्काइल रेडिकल है अटैच टू द अल्फा कार्बन। इस कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, जिसके ऊपर 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। साथ ही साथ में इसको हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। सो अल्फा कार्बन के ऊपर क्या क्या लगे हुए हैं? रिपीट करो मेरे साथ, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और रेडिकल। इसको नहीं बोलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर नंबरिंग की बात की जाए तो हमारे पास प्रोटीन बनाने के अंदर वैसे तो अमाइनो एसिड्स ला तादाद है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाने के अंदर यूज़ हो रहे हैं ना, वो 20 यूज़ हो रहे हैं। वैसे अमाइनो एसिड्स क्या है? काउंटलेस हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोटीन फार्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। कितने? 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? इन्वॉल्व हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और इन 20 के अंदर भी हमारे पास, इनको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। वो कैसे? इन 20 के अंदर 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं ना जिनको हमारी बॉडी खुद ही बना रही होती है, उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर करे, प्रोटीन सिंथेसिस के अमल से क्या करे? खुद ही बनाए, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। बाकी जो 10 अमाइनो एसिड है ना, इनको हम लेंगे इर्द गिर्द से, इन्वायरमेंट से, मतलब बाय फूड, जिनको हम किससे लेंगे? खुराक से ले रहे होते हैं। इनको हम बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। इनको हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर क्या क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था, अमाइन ग्रुप था, साथ में अमाइन ग्रुप था, और यहाँ पे क्या था? एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या था? एक हाइड्रोजन था, और नीचे क्या था? अल्काइल रेडिकल था। दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की यही स्ट्रक्चर होती है। अब हम ये देखें कि प्रोटीन के अंदर तो हमने ये कहा कि अमाइनो एसिड बहुत सारे आपस में मिलकर क्या कर रहे थे? हम प्रोटीन बना रहे थे। जब 2 अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, अब हम ये देखेंगे। सो ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, और ये अमाइनो एसिड का कौन सा पार्ट है? दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है? दूसरे वाले अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप है। एक का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का अमाइन ग्रुप। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे है OH। OH जब किसी भी कंपाउंड से जाता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके जाता है। तो पीछे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा? OH जब जाएगा तो OH अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, ठीक है। और जब यहाँ से इस OH ने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को दे के जा रहे थे। तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला? H+ की फॉर्म में निकल गया। अब ये जो दोनों कंपाउंड मैंने यहाँ से एमिट किए हुए हैं, मैं इनको यहाँ से क्या कर देता हूँ, बहरहाल इसको मैं आगे लिख के आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। अगर देखा जाए NH2 कार्बन, हाइड्रोजन, नीचे रेडिकल, और इस तरफ C डबल बॉन्ड विद O, इससे OH क्या हो गया है? चला गया है, ठीक है। अब इसको देखो, इसके अंदर नाइट्रोजन, एक H क्या हो गया है? चला गया, दूसरा H ऊपर प्रेजेंट है, और इसमें कार्बन, साथ में हाइड्रोजन और रेडिकल, और साथ में क्या हो गया? COOH। यहाँ से OH और यहाँ से H, इन दोनों को अगर हटा लिया जाए तो बाकी देखें यही स्ट्रक्चर बन रही है कि नहीं। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अब देखो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक बॉन्ड के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। सो ये जो बॉन्ड बना है ना, इस एक अमाइनो एसिड के
अमाइन ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। सो दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। साथ में और क्या बना है? हाँ बताएं शाबाश। साथ में बना है HHO, H2O। क्या बना साथ में? वाटर बना। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर बनता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। जिसमें दो अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बना रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन कि जिसके नतीजे में वाटर बने, जिसके नतीजे में क्या बने? वाटर बने। देखें ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है इन अमाइनो एसिड को मोनोमर भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर भी बोलते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। सो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स क्या थे? मोनोसेक्राइड थे। जब मोनोसेक्राइड आपस में मिल रहे थे तो या ओलिगोसेक्राइड बना रहे थे या पॉलीसेक्राइड बना रहे थे। और दो मोनोसेक्राइड के दरमियान बॉन्ड कौन सा था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। लेकिन दो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड कौन सा है? दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, जो कि क्या हुआ? एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइन ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड। और साथ वाला एडजेसेंट बोलते हैं, साथ वाला। अब ऐसा नहीं है अच्छा एक अमाइनो एसिड यहाँ पे दूसरा यहाँ पे और इन दोनों के दरमियान साथ वाले अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है। एक के कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे के अमाइन ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बन रहे होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आ रही है समझ? आगे टाइप्स की अगर बात की जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना ये बहुत सारे किस्म का है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अब हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। सो ऐसे चेन ऑफ अमाइनो एसिड जिसमें दो बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब देखें मैं कहता हूँ मेरे पास है 3 अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड मैं पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ। ठीक है, एक अमाइनो एसिड है ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। 3 अमाइनो एसिड है ना। तो 3 अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? एक इसके दरमियान, इसका इसके साथ, फिर अगले का। अब देखें ये वाला इसका वाला फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और अगले का क्या हो जाएगा? अमाइन ग्रुप। ठीक है, सो अमाइनो एसिड कितने? 3 है, बॉन्ड कितने? 2 हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड बोलते हैं। एक ऐसी अमाइनो एसिड की चेन जिसके अंदर 3 अमाइनो एसिड हो, बॉन्ड कितने हो? 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड बोलते हैं। इसी तरह ट्राइपेप्टाइड क्या होगा? अमाइनो एसिड 4 होंगे। अमाइनो एसिड कितने होंगे? 4 होंगे। एक हुआ ये, एक ये, 2 हो गए, 3 और 4 के दरमियान बॉन्ड कितने बनने? 1 2 3। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइपेप्टाइड। और अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड हो, क्या हो? बहुत सारे अमाइनो एसिड हो। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन के अंदर कितने होते हैं? हेमोग्लोबिन के अंदर होते हैं 574। जब बहुत सारे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। सो बॉन्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रिएक्शन को प्रॉपर कर लेना। दिस वन इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है जी, आगे हम डिस्कस करते हैं। अब अमाइनो एसिड की कुछ मैं आपको बेसिक्स अमाइनो एसिड्स के कुछ नाम बता देता हूँ जो कि आपने अभी के अभी ही याद करने हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैं कुछ आपके साथ अमाइनो एसिड के नाम शेयर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या था? COOH कर लो, यहाँ पे कर लो NH2। दिस वन इज एन अमाइनो एसिड। यहाँ पे था रेडिकल। अगर रेडिकल की जगह पे हाइड्रोजन लग जाए, क्या लग जाए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लगने से ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इसका नाम होता है ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का नाम क्या है? ग्लाइसिन। अगर एक अमाइनो एसिड हो NH2CHCOOH और यहाँ पे लग जाए पहला रेडिकल, मिथाइल रेडिकल अगर लग जाए, CH3 लग जाए, क्या लग जाए? CH3, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है ग्लाइसिन। इसका नाम होगा एलानिन। ग्लाइसिन इसका नाम क्या होगा? एलानिन होगा। इसका नाम क्या होगा? एलानिन होगा। तो एलानिन के अंदर क्या है? CH3 है। इसके अलावा अमाइनो एसिड हो जिसके अंदर NH2COOH CH2OH लग जाए,
CH2OH लग जाए तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है सीरीन। इसका नाम क्या है? सीरीन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप एक पॉइंट इसके अंदर नोट कर रहे हैं कि हमारे पास बाकी अमाइनो एसिड की सारी स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। जितने भी अमाइनो एसिड होंगे उनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक, ये क्या होगी? सेम होगी। जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर क्या होगी? सेम होंगी। सो फर्क किस में? सो द डिफरेंस इज इन रेडिकल। डिफरेंस किस में? रेडिकल के अंदर होता है। डिफरेंस किस में होता है? रेडिकल में होता है। ठीक है अच्छा, इसके अलावा ऐसे कौन कौन से अमाइनो एसिड है कि जिनमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा? तो वो अमाइनो एसिड जिसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका नाम है सिस्टीन। उसका नाम क्या है? सिस्टीन। इसके अलावा मिथायोनिन। ठीक है मिथायोनिन। ये दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं कि जिनमें सल्फर ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ठीक है जब हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, सो अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया हुआ है नॉन पोलर में। कौन से? नॉन पोलर और पोलर में। इसके अलावा और भी काफ़ी क्लासिफिकेशन की गई हैं। आई मीन कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को अलग रखा हुआ है। एरोमेटिक कौन से होंगे? जिनमें क्या हो? बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। बहरहाल इनको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है आपने ये सिर्फ और सिर्फ इनके नाम याद करने हैं और वो भी एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी पेपर के अंदर ये नहीं आते हैं। ठीक है इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो आपने इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। वो याद ये रखनी है कि विलेज में पीसीपीटी। विलेज में पीसीपीटी। ठीक है विलेज में पीसीपीटी। अब हर एक से एक अमाइनो एसिड का नाम आता है। सो डियर स्टूडेंट, ये जो विलेज MPCPT है इससे हमारे पास हर एक वर्ड से एक अमाइनो एसिड का नाम आता है जो कि हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर ऐसे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, जिनमें चार्जेस ना हो। ठीक है V स्टैंड फॉर वैलिन, I स्टैंड फॉर आइसोल्यूसिन, L स्टैंड फॉर ल्यूसिन, A स्टैंड फॉर एलानिन, G स्टैंड फॉर ग्लाइसिन, M स्टैंड फॉर मिथायोनिन, P स्टैंड फॉर प्रोलिन, C स्टैंड फॉर सिस्टीन, P स्टैंड फॉर फिनाइलएलानिन और T स्टैंड फॉर ट्रिप्टोफैन। दीज ऑल आर नॉन पोलर्स। ये क्या है? पोलर नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है। मतलब इनमें चार्जेस नहीं होंगे। जो नॉन पोलर होते हैं तो वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जो पोलर होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह कुछ पोलर हैं। पोलर के लिए जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है वो है सम टेक क्रेडिट एंड गो। सम टेक क्रेडिट एंड गो। कुछ लोग जो होते हैं वो क्रेडिट लेते हैं और क्या हो जाते हैं? जाते हैं। सो S स्टैंड फॉर सीरीन। S स्टैंड फॉर सीरीन। ठीक है T स्टैंड फॉर थ्रियोनिन। सही है। C स्टैंड फॉर सिस्टीन। C स्टैंड फॉर सिस्टीन। C स्टैंड फॉर सिस्टीन। ठीक है A स्टैंड फॉर एस्पेराजिन। ठीक है और G स्टैंड फॉर ग्लूटामिन। G स्टैंड फॉर ग्लूटामिन। सो ये हमारे पास थे पोलर। ठीक है पोलर कौन कौन से? सीरीन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, एस्पेराजिन है और ग्लूटामिन। ये हमारे पास थे पोलर और नॉन पोलर। जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है ना, एरोमेटिक अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास आ जाता है टायरोसिन। कौन सा? टायरोसिन। आपने सिर्फ इनके नाम ही याद करने। ठीक है इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस भी क्लासिफिकेशन की है। पॉजिटिव ऐसे अमाइनो एसिड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको अलग रखा है और ऐसे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको अलग रखा है। आपने सिर्फ नाम याद करना है इनका। ठीक है आपने इनको बाकी इनकी डिटेल इतनी याद नहीं करनी है। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है हाल P। ठीक है हाल। H स्टैंड फॉर हिस्टीडीन। S स्टैंड फॉर हिस्टीडीन। A स्टैंड फॉर एस्पिरिजिन। A स्टैंड फॉर अर्जिनिन। A स्टैंड फॉर L स्टैंड फॉर लाइसिन। और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ना GA से इसको हमने याद किया हुआ GA। इसके लिए हमारे पास आ गया ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड।
सो डियर स्टूडेंट, एक क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी के, ये जो थे नॉन पोलर थे, एक क्लासिफिकेशन की है हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन की है इसमें हमने अमाइनो एसिड को रखा हुआ है ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा और जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है हाल, H स्टैंड फॉर हिस्टीडीन, A स्टैंड फॉर आर्जिनिन, L स्टैंड फॉर लाइसिन, और जो नेगेटिव चार्ज उनके लिए GA हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, G स्टैंड फॉर ग्लूटामिक एसिड एंड A स्टैंड फॉर एस्पार्टिक एसिड। ठीक है जी, इनको नोट कर लें। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फर्दर फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने बॉन्ड के वाले से डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। अब अभी हमने डिस्कस किया अगर मेरे पास होंगे 5 अमाइनो एसिड तो बॉन्ड कितने होंगे। 5 अमाइनो एसिड है तो बॉन्ड कितने होंगे, जल्दी बताओ, ड्रॉ करके बताओ मुझे। ऐसे देखो, अगर 5 अमाइनो एसिड हैं तो बॉन्ड कितने हैं, जल्दी बताओ। 1 2 3 4। जितने अमाइनो एसिड होते हैं उससे एक क्या होते हैं, कम बॉन्ड होते हैं। अगर अमाइनो एसिड 5 है तो बॉन्ड कितने होंगे, 4 होंगे। मुझे फिर ये बताओ, इंसुलिन है, इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन जो होता है ना दरअसल ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा होता है, किसको, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लाइकोजन में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज लिए और उनको क्या कर दिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा और शख्स का डायबिटीज़ का बीमार हो जाता है। बहरहाल आगे हम डिस्कस करेंगे। इंसुलिन की तरह अमाइनो एसिड कितने हैं, 51 अमाइनो एसिड है 51। तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 50 होंगे। बताओ कितने बॉन्ड होंगे, लेकिन 50 नहीं है। इंसुलिन के अंदर देखा गया पेप्टाइड बॉन्ड कितने थे, 49 थे। कैसे, इंसुलिन के अंदर दरअसल 2 चेन है, एक है लाइट चेन, एक है हैवी चेन। लाइट चेन के अंदर अमाइनो एसिड है 20, कितने, 20 अमाइनो एसिड हैं। तो अमाइनो एसिड जब 20 हुए तो बॉन्ड कितने होंगे, 19 होंगे। कितने होंगे, 19 बॉन्ड होंगे। और एक है हैवी चेन, हैवी चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड है, 31 अमाइनो एसिड है। जब 31 अमाइनो एसिड है तो बॉन्ड कितने होंगे, 30 बॉन्ड होंगे। सो 30 + 19 इज इक्वल टू 49। सो इंसुलिन के अंदर हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 49 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना, किसमें, ग्लाइकोजन में। सेम केस मैं एग्जांपल देता हूँ आपको हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होती है। एक रेड ब्लड सेल के अंदर तकरीबन 200 मिलियन ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कितनी, ऑलमोस्ट 200 मिलियन ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को लिया और इसको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना। सांस हम जो सांस ले रहे होते हैं ना, तो सांस से लंग से ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे। तो हेमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड है, कितने, 574। तो बॉन्ड कितने होंगे, 573। अगर आप कह रहे हो 573, सो दिस हो गए कि हेमोग्लोबिन के अंदर 573 अमाइनो एसिड्स, 574 अमाइनो एसिड है, बॉन्ड कितने बने, 570। सो दिस विल बी रॉन्ग। ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होती हैं 4 चेन। कितनी चेन है, 4 चेन हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। एक अल्फा चेन के अंदर है 141 अमाइनो एसिड, तो 2 अल्फा चेन के अंदर कितनी होगी, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2। तो हमारे पास ये जो 2 अल्फा चेन है इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हुए, 282 अमाइनो एसिड हुए। अच्छा जी, 2 बीटा चेन है, एक बीटा चेन के अंदर अमाइनो एसिड कितने, 146 हैं। सो 146 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2s are 12, 2 1 के 2 4s are 8, 9, 292। तो 292 + 282 इज इक्वल टू 574। कितने बन गए, 574। अब चेन कितनी है, 4 है ना, 4 चेन है ना। तो हर एक चेन में अगर इसके अंदर 20 अमाइनो एसिड होंगे तो बॉन्ड कितने होंगे, 19 होंगे। सो 4 माइनस करो 574 से, 574 - 4 कर लो, कितने रह जाएगा, 570। तो हमारे पास जो हेमोग्लोबिन होता है ना, इसके अंदर 570 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आ रही है समझ। अच्छा जी, एक ये बात, साथ साथ में एक दूसरी पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ना, अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट है, स्पेसिफिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड, स्पेसिफिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन इज ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन इज़ वेरी मस्ट। प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड की स्पेसिफिसिटी होती है, स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है ना
मैं कहता हूँ हेमोग्लोबिन है, इसके अंदर 574 अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। अगर इनमें से एक अमाइनो एसिड भी आगे पीछे हो गया, रिप्लेस हो गया, तो ये हेमोग्लोबिन जो होगा अपनी स्ट्रक्चर बिल्कुल लॉस कर लेगा, मतलब अपना काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। इसकी एक बेहतरीन किस्म की एग्जाम्पल है एक बीमारी जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। मैं आपको सिकल सेल एनीमिया जल्दी से समझा देता हूँ, और ये कहानी आपने खुद ही लिखनी है, ठीक है। दरअसल हेमोग्लोबिन जो है ना, हेमोग्लोबिन ये ऐसे बाय कनकेव शेप्ड होता है। इस किस्म की एक शेप होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, बाय कनकेव शेप है, बाय कॉनकेव शेप है, ठीक है। ये अभी नॉर्मल हेमोग्लोबिन की बात हो रही है। अमाइनो एसिड कितने, 574 अमाइनो एसिड है। इसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है, उसका नाम क्या, अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है वेलिन। उसका अमाइनो एसिड का नाम क्या है, वेलिन। अगर ये वेलिन अमाइनो एसिड रिप्लेस्ड हो जाए किससे, ग्लूटामेट से, किससे रिप्लेस हो जाए, ग्लूटामेट से। सो हेमोग्लोबिन की जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये चेंज हो जाएगी। कौन सी शक्ल बन जाएगी, ऐसे सिकल सेल। अब ये हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को प्रॉपर कैरी कर रहा होता है, लेकिन सिकल सेल जो होता है ना, सिकल सेल एनीमिया भी इसको हम बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल किसको बोलते हैं, सिकल दरांती को बोलते हैं, ठीक है। दरांती जिससे हम घास नहीं काटते हैं। सो सेल की शेप चेंज होगी, क्या बन गई, सिकल सेल की शेप बन गई। अब ये ऑक्सीजन को प्रॉपर कैरी नहीं कर पाएगा। जब ऑक्सीजन को प्रॉपर कैरी नहीं कर पाएगा तो रिस्पायरेशन प्रॉपर नहीं होगी, सो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। सो शख्स होगा वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। सो स्पेसिफिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन इज़ वेरी 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 मस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक अमाइनो एसिड अपनी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर लगेगा तो तभी प्रोटीन अपना फंक्शन अदा करेगी। लेकिन अगर अमाइनो एसिड चेंज हो जाए, इसकी सीक्वेंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, सो जो प्रोटीन होगी वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। होपफुली आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ प्रोटीन के हवाले से, और एट द एंड हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे।